Hello children, class 10th. We are going to take the last part of the lesson, Nationalism in India. So, the topic of today is the sense of collective responsibility. मतलब क्या हुआ कि हमारे अंदर, हमारे देश के लोगों के अंदर या इंडियंस के अंदर एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी या कलेक्टिव बिलोंगिंग कैसे आई। ये कैसे सबने सोचा कि ये देश हमारा है, सबके मन में है एक ही बात, और हमारा एक नेशनल सिंबल होना चाहिए या हमारे नेशनल आइकन्स होने चाहिए। तो क्या है, नेशनलिज्म स्प्रेड्स, मतलब राष्ट्रवाद तब स्प्रेड होता है जब व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट दे ऑल आर ऑफ द सेम पार्ट ऑफ द सेम नेशन। जब सब समझने लगते हैं कि हम इसी देश का हिस्सा हैं और ऐसे स्रोत ढूंढने लगते हैं, ऐसे सिम्बल्स ढूंढने लगते हैं जिससे वो डिस्कवर करें कि वो एक हैं। ठीक है, तो इतनी डिफरेंट कम्युनिटीज़ हमारे इंडिया में है ना, इतने रीजन्स, इतने लैंग्वेज, डाइवर्स ग्रुप्स, तो इनके अंदर एक यूनाइटेड स्ट्रगल का वो कैसे आया, फीलिंग कैसे आई। ठीक है, तो देखो, बहुत अगर वेरी शॉर्ट में पूछा जाए कि हाउ डिड द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग केम इन इंडियंस, तो हम लोग वेरी शॉर्ट का आंसर ऐसे लिख सकते हैं, हिस्ट्री, फिक्शन, फोकलोर, सॉन्ग्स, पॉपुलर प्रिंट्स एंड सिम्बल्स ऑल प्लेड अ पार्ट इन मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, इसी को हम लोग एलैबोरेट करेंगे कि द आइडेंटिटी ऑफ अ नेशन, है ना, कि ये हमारा देश है ना, इज़ मोस्टली सिम्बलाइज्ड। कैसे सिम्बलाइज होती है, ज़्यादा करके सिम्बलाइज होती है बाय अ फिगर और इमेज। तो हमारे यहाँ भी भारत माता का एक चित्र बनाया गया। दिस हेल्प्स टू क्रिएट एन इमेज विद विच पीपल कैन आइडेंटिफाई द नेशन। तो हम लोग हमेशा कहते हैं अरे भारत माता है ना का मुकुट है, क्या है, कौन सा मुकुट है, हिमालय है, या भारत माता के अस्मिता को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, है ना। जैसे कल ही चाइना और इंडिया में थोड़ी झड़प हो गई बॉर्डर पे, तो क्या हम अपने नेशन के लिए, हम अपनी भारत माता के लिए हमारे जवान लड़ बैठे। It was in 20th century with the growth of nationalism that the identity of India came to be usually associated with the image of भारत माता। तो एक भारत माता की इमेज बनाई गई। सबसे पहले इसमें कौन था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई सबसे पहले 1870 में, और उन्होंने हिम एक लिखा, वंदे मातरम। ठीक है, लेटर मतलब बाद में ये वंदे मातरम उनके आनंद मठ नॉवेल में भी यूज़ किया गया। और स्वदेशी मूवमेंट जब बंगाल में चला तो ये वंदे मातरम मतलब भारत माता को वंदे, प्रणाम। तो इस तरह से वहाँ पे ये स्वदेशी मूवमेंट में बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये गीत चला था। और आज भी हम अपनी गैदरिंग्स में जब हम देश भक्ति की भावना से ओतप्रोत होते हैं, उस समय हम वंदे मातरम ज़रूर गाते हैं। तो मूव बाय स्वदेशी मूवमेंट, अवनींद्रनाथ टैगोर। तो वो ऊपर वाला ये जो आनंद मठ वाला है, ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। अब नेक्स्ट देखो, अवनींद्रनाथ टैगोर पेंटेड इज फेमस इमेज ऑफ भारत माता, सी फिगर 12। देखो फिगर 12, ये देखो। ठीक है, ये अवनींद्रनाथ टैगोर ने फिगर ड्रॉ किया था इन हिज पेंटिंग भारत माता। उनकी इस पेंटिंग में भारत माता कैसी पोर्ट्रेड है, एज एसेस्टिक फिगर, मतलब एक स्पिरिचुअल वन। शी इज़ काम, कंपोज, डिवाइन एंड स्पिरिचुअल। और आने वाले और सालों में इमेज ऑफ भारत माता ने डिफरेंट फॉर्म्स एक्वायर किए, है ना, और उनकी ये प्रिंट्स जो हैं सर्कुलेट होने लगे या आर्टिस्ट पेंट करने लगे। डिवोशन टू दिस मदर केम टू बी सीन एज एविडेंस ऑफ वंस नेशनलिज्म। ठीक है, तो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म ऑल्सो डेवलप थ्रू द रिवाइवल ऑफ फोकलोर मतलब जो हमारे यहाँ जो गांव में गाने वाने गाए जाते हैं, है ना, फोकलोर, फोक टेल्स, फोकलोर, है ना। देखो क्या है, इन 19th century लेट नेशनलिस्ट बिगैन रिकॉर्डिंग फोक टेल्स संग बाय बार्ड्स एंड दे टूर्ड
villages to gather folk songs and legends. These tales they believe. तो ये जो कथाएं थी वो बिलीव करते थे लोग कि ये ट्रू पिक्चर देती हैं हमारे ट्रेडिशनल कल्चर का, जो समय के साथ डैमेज हो चुका है बाय आउटसाइड फोर्सेस. इट वाज एसेंशियल टू प्रिजर्व दिस फोक ट्रेडिशन इन ऑर्डर टू डिस्कवर वंस नेशनल आइडेंटिटी. इन बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर उन्होंने खुद बैलेड्स, नर्सरी राइम्स, मिथ्स ये सब इकट्ठी करनी शुरू करी और हमारे नेशनलिज्म को रिवाइव करने के लिए. इन मद्रास एग्ज़ाम्पल एक और आ गया, नतीशा शास्त्री नाम के थे. उन्होंने क्या किया, राइटर होंगे, उन्होंने पब्लिश किया मैसिव 4 वॉल्यूम कलेक्शन ऑफ तमिल फोक टेल्स. ये भी वेरी शॉर्ट का क्वेश्चन. नतीशा शास्त्री ने कौन सी फोक टेल्स का लिखी या कलेक्ट करी या पब्लिश करवाई 4 वॉल्यूम कलेक्शन फोक टेल्स ऑफ सदर्न इंडिया, या हु पब्लिश्ड द फोक टेल ऑफ सदर्न इंडिया, है ना. तो नतीशा शास्त्री. ही बिलीव दैट फोकलोर वॉज नेशनल लिटरेचर. वो मानते थे ये जो ये हमारे गांव का संगीत है, गांव की कथाएं हैं, ये सभी नेशनल लिटरेचर है और मोस्ट ट्रस्टवर्दी है, क्योंकि ये लोगों के मुंह से रियल थॉट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है. एज नेशनल मूवमेंट अभी जैसे जैसे नेशनल मूवमेंट डेवलप हुआ और भी ऐसे आइकन्स और सिंबल्स उभरने लगे जो लोगों को यूनिफाई करने लगे, इंस्पायरिंग देम इन अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म. ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट बंगाल और ट्राई कलर था, उस समय एक ट्राई कलर भी फ्लैग भी डिज़ाइन किया गया, रेड, ग्रीन और येलो. इसमें 8 लोटसेस थे. तो देखो एक वेरी शॉर्ट का क्वेश्चन आ गया, स्वदेशी मूवमेंट के दौरान कौन सा ट्राई कलर फ्लैग बनाया गया था. रेड, ग्रीन, येलो कलर का था. उसमें 8 लोटसेस थे जिससे 8 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया रिप्रेजेंट करता था. एक क्रेसेंट मून रिप्रेजेंटिंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स. ठीक है. उसके बाद ठीक है 1921 में, है ना, वो वेरी शॉर्ट का एक हो गया या शॉर्ट मान लो. और दूसरा 1921 में गांधी जी ने स्वराज फ्लैग डिज़ाइन किया. अगेन ये ट्राई कलर था, रेड, ग्रीन और वाइट था और इट हैड अ स्पिनिंग व्हील, बीच में चरखा था जो गांधीयन आइडियल ऑफ सेल्फ हेल्प था, डिनोट करता था. ठीक है. तो ऐसे फ्लैग्स को लेकर मार्च करना, ड्यूरिंग मार्चेस सबसे आगे आगे लेके चलना क्या था, सिंबल ऑफ डिफायंस, मतलब रूल तोड़ने का सिंबल था. अदर मीन्स ऑफ क्रिएटिंग फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म वाज थ्रू री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, मतलब अपने हिस्ट्री को पीछे पलट के देखना और उनको समझना. बाय द एंड ऑफ द 19th century many Indians began feeling to instill a sense of pride in the nation. Indian history had to be thought about differently, है ना. तो ब्रिटिशर्स ने तो कैसी इमेज हमारे इंडिया की क्रिएट की थी कि हम इंडियंस क्या हैं, बैकवर्ड है ना. उन्होंने ये एक पिक्चर बना दी थी लोगों के दिमाग में, इंडियंस के, ब्रिटिशर्स के, पूरी दुनिया के. द ब्रिटिश सॉ इंडियंस एज बैकवर्ड एंड प्रिमिटिव, इनकेपेबल ऑफ गवर्निंग देमसेल्व्स. तो अब इंडियंस ने जब अपने पास्ट को देखना शुरू किया तब इन्होंने इंडिया के ग्रेट अचीवमेंट्स डिस्कवर किए. अब उन्होंने लिखना शुरू किया इंडियंस ने. दे रोट अबाउट द ग्लोरियस डेवलपमेंट्स इन एंशिएंट टाइम्स when art and architecture, science and mathematics, religion and culture, law and philosophy, crafts and trade had flourished. तो देखो अगर हमारा इंडिया, अगर हम लोग ने जैसे हिस्ट्री पढ़ी है उस हिसाब से देखें तो हमारे यहाँ महाभारत और क्या कहते हैं, महाभारत जैसे युद्ध हुए और रामचंद्र जी के टाइम भी जब रावण को मारा था उस टाइम, तब हम लोग देखते हैं कितने अस्त्र और शस्त्र आवाहन करे जाते थे और चलाए जाते थे. तो इट वाज ऑल साइंटिफिकली बेस्ड. अगर हम सोचें समझें उसको थियोरी को तो इट वाज ऑल साइंटिफिकली बेस्ड. तो वैसे ही जैसे आजकल मिसाइल छोड़ी जाती हैं, आग लगा दी जाती है, एकदम गाइडेड मिसाइल्स होती हैं. तो देखो उस समय भी तुम देखो कि अगर कोई अस्त्र छोड़ा जाता था तो वो इधर उधर नहीं जाता था. एक तो तीर निशाने पे लगाया जाता था, उसके बाद कोई ऐसे होते थे जो गाइडेड होते थे, जो एक पर्टिकुलर आदमी को ही जाकर लगते थे, है ना. तो दे वर सॉर्ट ऑफ गाइडेड मिसाइल्स. तो दिस ग्लोरियस टाइम इन देयर व्यू वाज फॉलोड बाय हिस्ट्री ऑफ डिक्लाइन. लेकिन अब ये जो ग्लोरियस पीरियड था, जैसे हमारे यहाँ डेसिमल सिस्टम शुरू हुआ था, हमारे यहाँ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, कितने पुराने भव्य मंदिर हैं. तो
ये सब चीज़ जो थी ये धीरे धीरे कैसे डिक्लाइन हुई, जब हमारे यहाँ मुस्लिम्स का इन्वेजन हुआ, अरब्स का इन्वेजन हुआ, ह्यून्स का इन्वेजन हुआ और साथ में ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कॉलोनाइज़ किया। तो ये सब इसने हमको क्या कर दिया, डिक्लाइन कर दिया, हमारा जो है डाउनफॉल होना शुरू किया और हम ये भूल गए कि हमारा इतना पास्ट क्या था, ब्राइट था। These efforts to unify people were not without problems. When past being glorified was Hindu, when the images celebrated were drawn from Hindu iconology, then people of other communities felt left out. So, thus we have finished the lesson. इसमें क्विट इंडिया मूवमेंट भी है। अब क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में थोड़ा सा सुन लो। 3 तरह के मूवमेंट्स गांधी जी ने चलाए थे। एक था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, दूसरा था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और तीसरा था क्विट इंडिया मूवमेंट। तो क्विट इंडिया मूवमेंट या हिंदी में भारत छोड़ो आंदोलन, ये जो था 14 जुलाई 1942 में हिस्टोरिक क्विट इंडिया मूवमेंट पास किया गया था। और जैसे ही ये पास किया गया, जगह जगह हड़ताल होने लगी। उसी समय गांधी जी ने फेमस नारा जो है डू और डाई का दिया था। और जैसे ही ये इन लोगों ने फैसला लिया डू और डाई वाला, क्विट इंडिया मतलब अंग्रेज़ों से अर्ज करना कि भारत छोड़ दो, तो तुरंत ही बहुत बड़े बड़े लीडर्स को गिरफ़्तार कर लिया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा। इन कांग्रेस को इलीगल घोषित कर दिया गया था। और मतलब ब्रिटिशर्स ने अपना बहुत तरीके अपनाए जिससे जो है इंडियंस के ऊपर दबाव डालें और हम लोग वापस ले लें। लेकिन उस समय तक बहुत ज़्यादा लीडर्स उभर के आ गए थे और लोगों में भी बहुत ऑर्डिनरी लोगों में स्टूडेंट्स, वर्कर्स, पेजेंट्स, ये सभी जो है इस मूवमेंट में जुड़ चुके थे। तो इसलिए ब्रिटिशर्स ने चाहे कितने भी फोर्सफुली इसको सप्रेस करने की कोशिश करी, येट वो इसको पूरी तरह से दबा नहीं पाए और आखिरकार 1947 में इंडिया फ्री हो गया। सो वी हैव completed the lesson, children, and that's all.